प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 के दो अंकों के क्वेश्चंस। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है। वर्ग 15 के जो तत्व हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और इनके जो हाइड्राइड होंगे वो होंगे NH3, PS3, ASH3, SbH3 और BiH3। तो इन पांचों में BiH3 जो होता है ये प्रबल अपचायक क्यों है, इसको हमको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है, वर्ग 15 के सभी तत्वों में Bi परमाणु यानी बिस्मथ जो है, बिस्मथ परमाणु का आकार सबसे बड़ा है। मतलब जो समूह 15 के 5 तत्व है उनमें बिस्मथ का आकार सबसे बड़ा है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 4 तत्वों की तुलना में सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसका आकार बड़ा है। अब इसका आकार बड़ा होने के कारण ये बिस्मथ जो है इसके साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं। उसमें से हम किसी एक हाइड्रोजन को बिस्मथ के साथ इस तरह से दिखा देते हैं, Bi सिंगल बॉन्ड H। 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, लेकिन बॉन्ड को दिखाने के लिए हम एक हाइड्रोजन इसमें दिखा रहे हैं। तो अब हम ये बात समझ चुके हैं कि बिस्मथ परमाणु का आकार बड़ा है। बिस्मथ परमाणु का आकार बड़ा होने से बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है इसकी दूरी अधिक होती है, क्योंकि इसका आकार बड़ा है, जिसके कारण से ये जो बंध की दूरी है, ये जिसको हम कह सकते हैं बंध की लंबाई, ये बंध की लंबाई अधिक होती है। और जो बंध की लंबाई जब अधिक होती है तो बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई लकड़ी है, उसकी लंबाई ज़्यादा है तो उसको तोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर उसकी लंबाई कम है तो उसको तोड़ना ज़रा कठिन होता है। तो यहाँ Bi सिंगल बॉन्ड H बंध की दूरी सबसे अधिक है, और बंध वियोजन एंथैल्पी यानी बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सबसे कम है। मतलब कम ऊर्जा देकर ये बंध टूट जाएगा, और बंध टूटने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब यहाँ से एक बात आपको समझना है, हमने बोला है अपचायक। अपचायक कौन होता है? जिसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकारक कौन होता है? जिसका अपचयन होता है। तो यहाँ अपचायक लिखा है, मतलब इसका होगा ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, या ऑक्सीजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि अपचायक बोला है। अपचायक वो होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है। इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण में क्या क्या कंडीशन बनती है, या तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, या ऑक्सीजन जुड़ता है, या हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि ये बंध टूट जाएगा। इसीलिए यही कारण है कि Bi सिंगल बॉन्ड H बंध वर्ग 15 के दूसरे हाइड्राइडों की तुलना में, जो मैंने आपको शुरू में 4 बताए थे, आसानी से टूट जाता है। और आसानी से टूटने के कारण हाइड्रोजन निकल जाता है, और हाइड्रोजन जल्दी से निकलना भी अपचायक गुण को दर्शाता है। इसलिए BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, N2, जिसको हम N ट्रिपल बॉन्ड N इस रूप में लिखते हैं। कमरे के ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस जो कमरे का ताप होता है, कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों है। मतलब नाइट्रोजन जो गैस है ये कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है। हालांकि इसका जब ताप बढ़ाते हैं ये अधिक क्रियाशील हो जाती है, लेकिन कमरे के ताप पर इसकी बात की गई है। तो N2, जिसको हम N ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं, में बंध लंबाई कम होती है। नाइट्रोजन के बीच में जो बंध लंबाई होती है ये कम होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि बंध लंबाई कम है तो बंध वियोजन एंथैल्पी अधिक होगी, मतलब बंध को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा पी बंध के कारण होता है। मतलब नाइट्रोजन गैस में पी बंध भी पाया जाता है। तो यही कारण है ये कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है। मतलब कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है, लेकिन जैसे ताप बढ़ाते हैं तो ये क्रियाशील अधिक हो जाती है, क्योंकि ये बंध फिर टूटने लगते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि अमोनिया की लब्धि को
मतलब अमोनिया की मात्रा को बढ़ाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो अमोनिया बनाने के लिए जो व्यापक स्तर पर विधि उपयोग की जाती है वो है अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि, या इसको कहते हैं हैबर प्रक्रम। इसके द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, जिसमें नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु आपस में क्रिया करके, दोनों गैसें हैं, अमोनिया के 2 अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन का एक अणु है मतलब एक आयतन, और हाइड्रोजन का 3 आयतन मिलकर बना रहे हैं अमोनिया के 2 आयतन। अमोनिया भी गैस है और यह ऊष्मा निकलती है 22.4 किलो जूल प्रति मोल, या अगर किलो नहीं लिखना है तो 22,400 जूल प्रति मोल। मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और साथ में जब अमोनिया का निर्माण हो रहा है तो आयतन में कमी हो रही है, क्योंकि इसका एक आयतन, इसका 3 आयतन, मतलब 4 आयतन से मिल रहा है 2 आयतन। तो आयतन में कमी भी हो रही है और साथ में अमोनिया का बनना एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, दोनों तरफ चलता है। तो ली-शातिलिये का नियम ये कहता है कि जब कोई अभिक्रिया हो रही है और आपको अमोनिया की लब्धि बढ़ाना है, मतलब अभिक्रिया आगे लेकर जाना है, तो जब आपको अमोनिया का निर्माण करना है यानी अभिक्रिया आगे लेकर जाना है, और ली-शातिलिये का नियम ये कहता है कि अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है, ऊष्माक्षेपी है, तो अगर इस अभिक्रिया का ताप कम करेंगे तो ही अभिक्रिया आगे जाएगी। कब ऐसा होगा? जब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, और ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और अभिक्रिया को आपको आगे लेके जाना है, तो आपको अभिक्रिया का ताप कम करना पड़ेगा। ली-शातिलिये के नियम के अनुसार कम ताप करने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया आगे बढ़ती है। साथ में यहाँ पर 4 आयतन से 2 आयतन ही प्राप्त हो रहा है, मतलब आयतन में कमी हो रही है। और अगर आपको अभिक्रिया आगे लेकर जाना है तो अभिक्रिया का बढ़ाना पड़ेगा दाब, क्योंकि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उधर बढ़ती है जिधर आयतन में कमी होती है। यहाँ आयतन में कमी हो रही है, अगर आप अभिक्रिया का दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया आगे बढ़ती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और अभिक्रिया को आगे बढ़ाना है तो ताप कम करना पड़ेगा, और अगर आयतन में कमी हो रही है और अगर आपको अभिक्रिया आगे बढ़ाना है तो दाब को बढ़ाना पड़ेगा। ली-शातिलिये के नियम के अनुसार कम ताप व उच्च दाब अमोनिया निर्मित करने के लिए अनुकूल होता है। अब यहाँ कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं? तो कम ताप 700 केल्विन, हालांकि ये इतना भी कम नहीं है, फिर भी इस अभिक्रिया के लिए ये कम ही माना जाएगा, 700 केल्विन, ये कम ताप। उच्च दाब लगता है 200 वायुमंडलीय दाब। साथ में इसमें जो उत्प्रेरक है, तो ये उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो अल्प मात्रा में K2O तथा Al2O3, इन दोनों को, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इसको एल्यूमिना कहते हैं, तो ये अल्प मात्रा में K2O और Al2O3 युक्त, मतलब इन दोनों को आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाकर ये जो है, इनका मिश्रण जो है, ये उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक है और K2 और Al2O3 ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करेंगे। तो इस तरह से आवश्यक परिस्थितियां है, कम ताप, उच्च दाब और उत्प्रेरक। अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। वर्ग 16 में कौन कौन आता है? समूह 16, वर्ग 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तत्वों के हाइड्राइड। अब तत्वों के हाइड्राइड क्या होंगे? तो पहला है ऑक्सीजन, तो उसका हाइड्राइड होगा H2O। सल्फर, उसका हाइड्राइड होगा H2S, हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन जोड़ेंगे। सेलेनियम का होगा H2Se, टेलुरियम का हाइड्राइड होगा H2Te, और पोलोनियम का हाइड्राइड होगा H2PO। ये है समूह 16 या वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइड के तापीय स्थायित्व के क्रम को लिखिए। मतलब कौन ताप में अधिक स्थायी होता है, मतलब वर्ग 16 के कौन से तत्व का हाइड्राइड अधिक स्थायी है, फिर उससे कौन कम स्थायी है, फिर और उससे कौन कम स्थायी है, सबसे अधिक, मतलब सबसे कम कौन स्थायी है, वो हमको देखना है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा है, जिसके कारण से यहाँ से हाइड्रोजन निकलना थोड़ा कठिन होगा, तो ये अधिक स्थायी होगा। इसका आकार ऑक्सीजन से बड़ा है, इससे कम ये स्थायी होगा, फिर इससे कम ये स्थायी होगा, इससे कम ये स्थायी होगा, और सबसे कम स्थायी होगा H2PO। तो कहने का मतलब ये है कि
यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम ये वर्ग 16 में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। तो वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडो की बंध वियोजन एंथैल्पी घटती है। ऊपर से नीचे आप जाते हैं तो बंध वियोजन एंथैल्पी यानी बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा है वो घटती है। सबसे ज़्यादा इसमें बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगेगी और सबसे कम इसमें बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगेगी। इसमें बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा क्यों लगेगी? क्योंकि इसमें बंध लंबाई या बंध दूरी अधिक होती है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें बंध लंबाई या बंध दूरी कम होगी तो बंध को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसमें बंध लंबाई या बंध दूरी अधिक होगी जिसके कारण से बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो सबसे अधिक स्थायी होगा H2O, सबसे कम स्थायी होगा H2PO। ये वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडो के स्थायित्व का क्रम है। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। अगले क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।